जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ अव्यय यानी अविकारी शब्दों वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट। आज हम इसमें करने वाले हैं कुछ MCQ एंड जो चीज़ें हमारी छूट गई थी पहले वाली वीडियो से, तो इनमें मैंने उन चीज़ों को शामिल किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज विस्मयादिबोधक अव्यय की। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है यूपी पुलिस कांस्टेबल और UPSI परीक्षा में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो कल हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण तक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। और उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं निपात को। निपात से पहले हम करेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय, उसके बाद निपात, ठीक है। और फिर हम पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे आज हम। तो जो भी मेरा भाई आज चैनल पर नया जुड़ा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए आज का टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय की। ये क्या होता है? जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों का बोध हो, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें हर्ष यानी खुशी का बोध हो, किसी के गम का यानी शोक का बोध हो, घृणा हम किसी से नफरत करते हैं, घृणा या ईर्ष्या का बोध हो, या प्रेम आदि के भावों का हमें बोध होता है, तो उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण यहाँ पे लिखे मैंने, हे राम मेरे साथ यह क्या हो गया। तो हे राम, तो यहाँ किस चीज़ का बोध हो रहा है? यहाँ एक शोक का बोध हो रहा है, दुख का बोध हो रहा है। हे राम, ठीक है, मेरे साथ यह क्या हो गया। नहीं, अगर किसी के साथ कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसके मुंह से ऐसा निकलता है, हे राम मेरे साथ यह क्या हो गया। तो यहाँ किसका सूचक है? शोक का सूचक या दुख का सूचक इसको बोल सकते हैं। तो दुख सूचक, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि कोई पीड़ा है, किसी को दुख है, किसी का शोक है, तो यहाँ शोक सूचक है, दुख सूचक यहाँ पे हमें पता चल रहा है, दुख का बोध हो रहा है। ऐसे हाय वह चल बसा, तो यहाँ भी एक क्या है? दुख, हाय, ठीक है। हाय वह चल बसा, चल बसा का मतलब है वो जो है एक्सपायर हो गया, कोई यार मर गया, तो उसको बोलते हैं हाय वह चल बसा। तो यहाँ भी क्या है? एक शोक का बोध हमें हो रहा है, दुख का बोध हो रहा है। आगे यहाँ से देखते हैं, हट यहाँ से। अगर कोई कहेगा हट यहाँ से, तो ये किस चीज़ का बोध है? ये तिरस्कार किया गया है, ठीक। किसी का क्या किया गया? तिरस्कार। तो एकदम से बोल दिया ना डांट के, हट यहाँ से, तो ये तिरस्कार बोधक है। कैसा है? तिरस्कार बोधक। तो यही शब्द जो हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। तिरस्कार हो गया, दुख हो गया, खुशी का हमें पता चल रहा है, हर्ष का पता चल रहा है, प्रेम का पता चल रहा है, तो सब विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। आगे देखते हैं, चुप हो तू, चुप हो तू, तो यहाँ भी क्या है? एक तिरस्कार बोधक है, किसी को धमका दिया, ठीक है, चुप हो जा, तो तिरस्कार हुआ है, तिरस्कार का यहाँ पे पता चल रहा है, तिरस्कार बोधक हो गया। तो ये चीज़ें हमारी विस्मयादिबोधक अव्यय में आती हैं। जैसे आगे मैंने लिख दिया है, जी हाँ मैं हूँ खलनायक, ठीक है। तो यहाँ जी हाँ, जी हाँ का मतलब है किसी चीज़ को स्वीकार किया गया, तो स्वीकृति बोधक हो गया। यहाँ पे स्वीकार कर लिया किसी चीज़ को, जी हाँ ये मैं ही हूँ, ठीक है। तो जी हाँ मैं हूँ खलनायक, तो इस तरह से। अरे वह पास हो गया, तो अरे, ठीक, अरे वह पास हो गया, तो एकदम से क्या हुआ? आश्चर्य हुआ, तो आश्चर्य बोधक। अरे वह पास कैसे हो गया? तो जो है आश्चर्य हुआ, यानी जो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो हो गई। जब भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं तो आश्चर्य होता है। अरे वह तो पास हो गया, वह कैसे पास हो गया, तो पढ़ता ही नहीं था, तो एकदम से आश्चर्य हुआ है, ठीक है, किसी चीज़ में। तो ये हमें आश्चर्य का बोध कराता है। जैसे आगे मैं बात करता हूँ, अजी सुनते हो देखो कौन आया है। अजी सुनते हो देखो कौन आया है, तो ये क्या? संबोधन, संबोधित किया अजी, ठीक है। अजी सुनते हो, तो यहाँ संबोधन है, किसी को बुलाया गया है, तो संबोधन का बोध है। वाह तुम्हारा जलवा बहुत कमाल का था, ठीक है। वाह यानी खुशी हुई है, खुश होकर बोला वाह तुम्हारा जलवा बहुत कमाल का था, तो क्या है? हर्ष बोधक है। वाह तुम्हारा जलवा बहुत कमाल का था, तो ये हर्ष का बोधक है, खुशी, ठीक है, खुशी का बोधक है, खुशी का बोध हो रहा, हर्ष का बोध हो रहा, उल्लास का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझ ली होंगी, क्योंकि विस्मयादिबोधक आपके लिए कोई नया नहीं है। इस चीज़ पे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में। विस्मयादिबोधक अव्यय या विस्मयादिबोधक एक हमारा जो चिन्ह होता है, ठीक है। तो हमने इसको संबोधन में भी पढ़ा था, कारक में पढ़ा था कि कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे दुख, हंसी, खुशी, ठीक है, गम का, प्रेम का आदि का भाव होता है। तो वहाँ भी हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आगे बात कर लेते हैं हम निपात की। निपात क्या होता है? ठीक है, निपात पार्टिकल्स इनको बोलते हैं इंग्लिश में, निपात को। यानी निपात वे सहायक शब्द या अव्यय हैं जो किसी वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, ठीक है। यानी किसी वाक्य में किसी शब्द, ठीक है, या एक पद के बाद लगकर उसके अर्थ में एक विशेष बल देते हैं, अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, या वाक्य के भाव को अधिक स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। वाक्य का जो भाव है उसको स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं अधिक से अधिक। तो इन्हें अवधारक,
अव्यय भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम अवधारक अव्यय भी है, जिनका लिंग या वचन नहीं बदलता। इनका लिंग और वचन नहीं बदलता है। तो मैंने कुछ लिख दिए मुख्य निपात शब्द हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, सा, मत। ठीक है, क्या हो गया, न हो गया और जी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हमारे निपात शब्द है। तो ये सेंटेंस में, वाक्यों में प्रयोग होंगे। तो यहीं से पूछा जाएगा कि इसमें निपात शब्द की पहचान करो, निपात कौन सा है। तो आदि शब्द हो गए। जैसे मैं इसको सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करता हूँ, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो अगर देखो ही यहाँ पे नहीं होता तो वैसे भी काम चल जाता। अगर मैं देखो ही को यहाँ से हटा दूँ तो काम तो चल ही रहा है। ठीक है, तो काम तो चल ही रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे पढ़ेंगे तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, तो रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा सीधा सीधा है, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा। चलो भी रुक जाते हैं, लेकिन एक अर्थ में स्पष्टता ला दी इस शब्द ने कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो रुकना ही पड़ेगा मतलब रुकना ही रुकना है। तो स्पष्ट कर दिया है, बात स्पष्ट हो गई है, आज रात को रुकना ही पड़ेगा। आगे जैसे गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। ठीक है, गांधी जी को बच्चे जानते हैं या गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। तो ये एक स्पष्ट शब्द हो गया, अर्ध में स्पष्टता ला दी कि बच्चे भी उनको जानते हैं, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। बूढ़े तो बूढ़े, उनको बच्चे तक भी जानते हैं। तो ये जो हमारे निपात चिन्ह है या निपात शब्द है। मात्र 5 रुपये चाहिए, 5 रुपये चाहिए तब भी काम चल जाता, लेकिन उसने एक स्पष्ट बता दिया कि मात्र, ठीक है, मात्र जो है 5 ही रुपये चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये स्पष्टता लाया इसको वाक्य में, इसने अर्थ को स्पष्ट बनाया वाक्य। जैसे आगे, रोहन ने ही सभी को मारा है, रोहन ने ही सभी को मारा या रोहन ने सभी को मारा तो भी काम चल जाता, लेकिन एक स्पष्ट अर्थ बता दिया कि रोहन ही है जिसने सबको मारा है। ठीक है, ऐसे अमन ही दिल्ली जाएगा, अमन ही दिल्ली जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, जाएगा तो जाएगा, अमन ही दिल्ली जाएगा। तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट किया है। सोहन भी हमारे साथ जाएगा, सोहन भी हमारे साथ जाएगा। ठीक है, हम तो जाएंगे जाएंगे, ये भी हमारे साथ ही जाएगा। तो स्पष्ट किया। ऐसे ही शब्द यहाँ है, तुम्हें आज घर पर ही रहना पड़ेगा, तो घर पर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। ऐसे उसने सिर्फ एक सेब खाया, उसने एक सेब खाया तो सिर्फ एक सेब खाया। तो यहाँ सिर्फ ने अर्थ में स्पष्टता ला दी है। ऐसे ही वह दिन भर काम करता रहा, तो दिन भर, ठीक है, पूरे दिन काम किया, दिन भर उसने काम किया। तो भर जो शब्द है एक हमारा निपात शब्द है। हाँ मत जाओ, ठीक है, इसने बोला हाँ मत जाओ, तो ये भी क्या है, एक निपात शब्द है। मत, मत जो है वो भी एक निपात शब्द है। अच्छा जी, आगे मैं बात करता हूँ कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस की, जिन पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज अपने सेशन में। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने इस चैप्टर में कितना सीखा है और आप इसमें कितना कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। अव्यय की पहचान करनी है। 4 हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। तो ये सेंटेंस हमारा, ये हमारा पूरा सेंटेंस है कि 4 हाथी जो हैं जुलूस के आगे चल रहे थे। तो ये वाक्य हो गया। तो इस वाक्य में अव्यय की पहचान करनी है। क्या जुलूस एक अव्यय है, चल अव्यय है, हाथी अव्यय है या आगे? तो जुलूस अव्यय शब्द नहीं है, चल क्रिया है, चलना हो जाएगा, हाथी संज्ञा है, तो के आगे जो है ये अव्यय है। ठीक है, के आगे, जुलूस के आगे, तो अव्यय शब्द क्या हो गया, के आगे। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऐसी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। ऐसी बात सदा से होती रही है। तो ऐसी बात जो है सदा से होती रही है, तो इसमें कौन से प्रकार का अव्यय बताना। कालवाचक है, स्थानवाचक, दिशावाचक या स्थितिवाचक? तो स्थितिवाचक यानी स्थिति को नहीं बता रहा है, दिशा भी नहीं बताएगी, ये स्थान भी नहीं बताया गया। तो सदा, सदा का मतलब समय का बोध हो रहा है, यानी कालवाचक अव्यय। इसमें कौन सा हमारा कालवाचक अव्यय हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कालवाचक अव्यय। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में बात हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा तिरस्कार बोधक अव्यय है? कौन सा तिरस्कार बोधक अव्यय है? तो जहाँ पर तिरस्कार होता है वो अव्यय शब्द कौन सा है? तो पहला है हाँ हाँ, नहीं जी, ये तो स्वीकृति बोधक है। अच्छा, नहीं है। धिक या वाह, वाह तो खुशी में कहा जाता है, धिक जो है ये तिरस्कार बोधक अव्यय है। धिक कैसा है? तिरस्कार बोधक अव्यय है। धिक कैसा है? तिरस्कार बोधक अव्यय है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से क्या है? वह चुपके से चला, तो पंक्ति में जो चुपके से शब्द है ये क्या है? ठीक है, तो रीतिवाचक अव्यय है, दिशावाचक अव्यय है, स्थानवाचक अव्यय है या परिमाणवाचक अव्यय है? तो चुपके से, ठीक है, चुपके से, तो क्रिया कैसे हो रही है? चुपके से। जो हमें क्रिया का पता चलता है क्रिया कैसे होती है, वो हमारा रीतिवाचक अव्यय कहलाता है। क्रिया किस रीति से हुई है? तो क्रिया हुई है चुपके से, तो रीतिवाचक अव्यय राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बात कर लेते हैं।
व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। व्याकरणिक कोटियों से कौन अप्रभावित रहता है? संज्ञा, संज्ञा में चेंज हो जाता है, सर्वनाम बदल जाता है, क्रिया बदल जाती है। तो जो अव्यय शब्द है इसमें जो है जो व्याकरणिक कोटियां हैं इनसे ये अप्रभावित रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये कभी चेंज ही नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इन शब्दों में अव्यय शब्द है, इनमें हमें अव्यय शब्द पहचानना है, परंतु दुधारू, पंजाबी या चल। ठीक है, दुधारू अव्यय शब्द नहीं है, पंजाबी नहीं है, चल नहीं है। तो अव्यय शब्द कौन सा? परंतु। परंतु जो शब्द है ये एक प्रकार का अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अव्यय में रूपांतरण नहीं होता, यानी किस शब्द का अव्यय में रूपांतरण नहीं होता? अव्यय में रूपांतरण नहीं होता। लिंग का, लिंग अव्यय है क्या? लिंग जो है जी ठीक है, अव्यय में रूपांतरण नहीं होगा क्योंकि इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये भी ठीक। वचन में परिवर्तन हो जाता है, कारक में। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से अव्यय में रूपांतरण नहीं होता, किसी का भी रूपांतरण नहीं होता, इनमें सब में चेंज हो जाता है। आगे बात करते क्वेश्चन 8 की। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? तक समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, निपात है, विषमादि बोधक अव्यय। तो ये कैसा है? ये जो है निपात है। ठीक है, तक क्या है? निपात। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन अविकारी है? कौन अविकारी है? अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण या ए और बी दोनों। तो जो विकारी शब्द होते हैं, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लेंगे। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, क्रिया और विशेषण। तो ये चारों के चारों जो है विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो इनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऐसे जो विशेषण है इसमें भी विकार उत्पन्न किया जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो अविकारी शब्द कौन से? ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, यानी हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा, राम और लक्ष्मण भाई थे, वाक्य में कौन सा अव्यय? अव्यय का रूप बताना, राम और लक्ष्मण। तो और जो शब्द है मैंने बताया था ये संयोजन करता है, जोड़ता है, तो संबंध बोधक में हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा? संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन के सही जवाब दिए होंगे और आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ऐसा भी कोई भाई है जिसने 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक किए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए।